Hello everyone. Today we are going to the Pyq questions of set exams. Yes or no? Welcome to the Cave Physics Academy. हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है तो बहुत टाइम्स रिपीटेड होते हैं सेट क्वेश्चंस में। अरे बात समझ में? सपोज मान के चलिए कुछ एग्जाम्स आप देखेंगे पिछले वाले, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना तो वो कंपलसरी पूछते ही थे। तो बस व्हाट इज द स्मॉल चेंज हियर, ओनली साइन चेंज। यस और नो? लेकिन बहुत टाइम्स इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आता है। जनरल हम देखेंगे कि सेट सिलेबस इसमें भी ये क्वेश्चंस देते हैं पीछे, जस्ट लाइक दैट। अब आपको समझने के लिए यस और नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन सेट एग्जाम्स। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस सो मेनी टाइम्स आर रिपीटेड। ओके, नाउ हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, तो इसमें बहुत क्वेश्चंस आपको मे बी रिपीट हो सकते हैं, फर्स्ट चांस, सेकंड एज इट इज कॉपी पेस्ट भी हो सकते हैं। सेकंड वे, इस कंसेप्ट में बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सर नो, हर एक क्वेश्चन तो रिपीटेड होना चांस नहीं होता है। ये सर नो, बस उसमें एक वैल्यू भी चेंज हो गई तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में? हर एक कोई भी आप एग्जाम्स देखिए में, आप छोटी से छोटी एग्जाम्स देखिए या टॉप 1 यूपीएससी देखिए, हर एक एग्जाम में आपको पीवाई को सॉल्व करना ही होता है। यस और नो? आप कितना भी स्टडी करिए, लेकिन पीवाईक्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस और नो? आप देखेंगे कोई भी इंटरव्यू देखिए, यूपीएससी इंटरव्यू हो, एमपीएससी इंटरव्यू हो, एनी इंटरव्यूज, आपको हर बच्चा कहेगा कि मैंने पीवाई को अच्छी तरफ से सॉल्व किए थे। यस और नो? पीवाई क्यू हमको एग्जाम्स क्रैक करके नहीं देते। समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे फिर आप स्टडी क्यों करना चाहते हैं पीवाईक्यू क्यों? क्योंकि हमारा जो बाउंड्री टच होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जनरल स्टडी करेंगे ना, इसके बाद आपका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ के पास आप पहुंच जाते हैं, और ये कट ऑफ के पास जाने के बाद आपका जो एग्जाम्स हो, तो ये 2 मार्क हो, 4 मार्क्स हो, 10 मार्क्स के हिसाब से चला जाता है। ये समझ, ये नहीं जाना चाहिए। इसलिए बहुत सपोर्टिव जो कुछ पार्ट होता है वो होता है पीवाईक्यू। अरे समझ में? इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाती है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इज लाइक दैट। यस और नो? डिपेंड्स ऑन योर स्टडीज। Clear? Now start the first questions. Okay, y is equal to how much? 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus। तो आप देखिए, मुझे ये जो रिपीटेड पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंपल सी बात है। तो आप बोलेंगे सर दिख रहा है, कैसे? देखिए 1 plus this part, next one 1 plus this part, same like that initial one, next 1 plus this part, same like that the initial one। अरे बात समझ में? मींस सपोज आपने टोटल पार्ट के लिए क्या वेरिएबल कंसीडर कर दिया है? इस वाई वेरिएबल आपने कंसीडर कर दिया, सही बात है। ओके, लेकिन ये भी पार्ट दिख रहा है ना आपको, अभी आपको ये भी पार्ट दिख रहा है ना, दिस आल्सो सेम, दिस पार्ट आल्सो सेम एज लाइक दैट दिस वन। यस और नो? तो आपने टोटल पार्ट के लिए वाई कंसीडर कर दिया है, सही बात है। तो सेम इस पार्ट भी वैसे ही दिख रहा है, तो इसके लिए भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? y कंसीडर कर सकते हैं। देन y इज इक्वल टू हाउ मच? यस, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन y। अरे बस समझ में? y इज इक्वल टू हाउ मच? 1 प्लस 1 अपॉन y। 1 अपॉन y क्यों लिख दिया? बिकॉज दिस पार्ट सेम एज लाइक दिस वन। यस और नो? नाउ देन y इज इक्वल टू हाउ मच? 1 प्लस 1 अपॉन y। ये पहली स्टेप आपको समझ में आ गई, तो बाकी वाला प्रॉब्लम आप easily solve कर सकते हैं। Clear? Now both sides suppose multiplied by y, then left side become y square is equal to y plus 1। समझ में रहा है? y get cancel, then y square is equal to how much? y plus 1। take this part on this side, then this become y square minus y minus 1 is equal to how much? Is equal to 0। yes or no? This is like that a quadratic equation, but this quadratic equation directly हम factorize नहीं कर सकते। yes or no? इसलिए we can use the method, which one? x square plus bx plus c, yes or no, is equal to 0। इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं? ये इक्वेशन हम सॉरी इसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्मेट में कब लेते? जब हमारे पास डायरेक्ट रूट्स नहीं आते। yes or no? तो व्हाट इज दिस वन? दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b square minus 4ac upon how much? 2a। yes or no? इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे।
what is the coefficient of x square? Means what is the coefficient of y square? Coefficient of y square is a. Here coefficient of x square is a. Here coefficient of y square is nothing but a. It means what is the value of a here? A is equal to 1. Yes or no? Now coefficient of x is a b. Here coefficient of y is nothing but -1. Means b is equal to how much? -1. बात समझ में आ रहा है? Yes. What is the coefficient of c? की जगह पे क्या आ रहा है? c into x to the power 0. Means what is the x to the power 0 coefficient? Is a -1 here. Okay. Means c is equal to -1. मतलब हमारे पास a की वैल्यू मिल रही है, b की वैल्यू मिल रही है, c also we getting the all values of a, b, c. Now just this value substituted in this equation is equal to how much? X is equal to, what is the value of b? B is equal to -1. Outside also minus. Minus into minus बनेगा plus. Minus into minus plus. Second one plus or minus under root b square. What is the value of b? B is -1. -1 square is +1. Minus 4ac. Okay, 4 into ac. 4a is equal to how much? +1. C is equal to how much? -1. Divided by how much? 2 into a value is equal to +1. Okay, now then 1 is 1 plus or minus under root b square. B square is a +1 minus 4ac. Minus into minus become plus, means 1 plus divided by how much? Divided by 2. Okay, now then this is equal to how much? Then x is equal to, sorry, here is a y. Y के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो y is equal to, yes, 1 plus or minus under root 1 plus 4 is equal to how much? 5 divided by how much? 2 divided by 2. Then y is equal to how much? Then y is equal to, one solutions we getting 1 plus root 5 divided by how much? 2. And the second equation, suppose y2 is equal to how much? 1 minus root 5 upon 2. Clear? Now अब देखिए root 5, what is the root of 5? We know that root 4 is equal to 2. Yes or no? Root 4 is equal to how much? 2. So what is the value of root 5? Root 5 2 के आसपास रहेगा. Yes or no? Suppose मान के चलो कि root 5 is equal to 0.5. This one is not a perfect one, but we can take the approximates. Okay, then y1 is equal to, yes, 1 plus, suppose 2.1 divided by how much? 2. 2 plus 1, 3. 3.1. 3.1 divided by 2. First, what is the value of y2? Y2 is equal to 1 minus 2.1. Means this is equal to how much? 1 minus 2.1 divided by 2. Means this is equal to how much? Like that, 1.1 minus 1 upon 2. Clear? Now. Okay, हमारे पास दो solutions मिल रहे. What is this? 3.5 is approximately like that 1.6. Okay, what is the y2 value? Y2 value is equal to, yes, बोलिए, this is nothing but minus, suppose this is like that 12, 1.2, then we can write down 0.6 minus 0.6. Now then which of the following option is correct one? Which of the following option is correct one? देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है 1.6, एक ऑप्शन आ रहा है लाइक दैट 0.6 और मान के चलिए, और 0.8 है, ऐसे हम मान के चलते हैं. ठीक है, सपोज y1 is equal to how much? y1 is equal to suppose 1.8 and y2 is equal to 0.8, suppose 0.8. Okay, so which of the solution is correct one? Here this thing is a very important. हमारे पास दो solutions रहेंगे, these are very close और approximately this is in answer. मतलब ये जो हमारे पास दो ऑप्शंस रहेंगे, this option किस में होंगे? इन आंसर में होंगे. Yes or no? फिर आप में कंफ्यूजन होगा कि ना क्या है. 1.8 also here, 0.6 also here. Then which of the following option is correct? तो थोड़ा दिमाग लगाइए. अब मुझे बोलिए, ये लॉजिक लगाइए, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत क्लियर हो जाएगा. अभी यहां तक तो आपको कोई क्लियर होने का चांस होगा ही नहीं, बिकॉज आपके पास दो आंसर रहेंगे, दोनों भी आंसर में है. ऐसा ना फिर कंफ्यूजन होगा. 50% तो चला जाएगा, लेकिन 50% में भी कंफर्म मार्क नहीं मिलेगी. क्लियर? तो कंफर्म मार्क हमें मिलाना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल सी बात है, मेरे पास मान के चलिए 1 है और 1 के साथ प्लस में कुछ मैं ले लेता हूं, मान के चलो कुछ भी x हो.
Okay, कुछ भी x हो and this is equal to how much? Positive. Your sign is equal to how much? Positive. Yes or no? 1 plus x. X is a something. आपको पता नहीं, this is 0.1, 10, anything. Okay, don't worry. 1 plus something is a definitely very, very greater than 1. Yes or no? This is definitely greater than 1. Very, very लिखने से बेहतर हम लिख सकते हैं greater than 1. Yes or no? 1 plus something is equal to greater than 1. Suppose 1 minus x, then this is a definitely less than 1. Simple logic लगाइए. 1 plus something is definitely greater than 1. 1 minus something is definitely less than 1. Same apply करिए. इसमें कुछ भी नंबर हो, यहाँ 2 हो, 2 plus something is definitely greater than 2. 2 minus something is definitely less than 2. ये लॉजिक लगाइए. तो कोई भी सीरीज हमारे पास हो ना, तो यह साइन इज इंपॉर्टेंट होगा. आपके पास यह साइन इज प्लस है, तो 1 प्लस इसका कोई भी सॉल्यूशन मिल जाए, प्लस है यहां, तो 1 प्लस समथिंग इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1. अरे बात समझ में? मींस 1 प्लस समथिंग डेफिनेटली ग्रेटर देन 1. मतलब हमारे पास आंसर क्या है? 1.0, 1.8 एंड 0.8. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? So 1.6 option is correct. Q 1.6 is correct because 1 plus something is greater than 1. इसलिए 1.6 option is a correct one. Why Y2 is not correct? Y2 is not correct because 1 plus something is not equal to less than 1. आ रहा बात समझ में? सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा. क्लियर? 1 माइनस यहां हो जाता तो डेफिनेटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? Y2 इज करेक्ट बिकॉज 1 माइनस समथिंग इज लेस देन 1. तो एक से ज्यादा ऑप्शंस रहेगा ही नहीं. अरे बात समझ में? दिस इज लेस देन 1, तो एक ही ऑप्शन रहेगा 0.8. क्लियर? बात समझ में आ रही? या दो ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, आपको ये थोड़ा विजुअलाइज करना है. मुझे जो भी पार्ट यहां दिख रहा है सेम पार्ट यहां भी देखिएगा. दिख रहा है? यस और नो? तो मैंने इसके लिए y कंसीडर कर दिया, तो उसके लिए भी मैं y कंसीडर कर सकता हूँ. आपने x कंसीडर कर दिया, तो यहां भी x कंसीडर करिए. मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लस हो माइनस हो, ओके, तो बस ये ट्रिक याद रखिए. यहाँ एक नोटे वेरिएबल्स चूज करिए, सेम वेरिएबल यहाँ भी लिखिए, आपको एक इक्वेशंस मिलेगा. इस इक्वेशन को सॉल्व करिए. इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस रहेगी. एक प्लस वाला ऑप्शन रहेगा, एक माइनस वाला ऑप्शन रहेगा. लेकिन आपको डिसाइड करना है यहाँ प्लस है या माइनस है. प्लस है तो प्लस वाला ऑप्शन करेक्ट, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला ऑप्शन करेक्ट. मतलब समथिंग माइनस इज डेफिनेटली लेस देन समथिंग. समथिंग प्लस समथिंग और 2 प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन 2. अरे बात समझ में? सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है? हियर इज 1 प्लस समथिंग इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1. या सपोज मान के चलो 1 माइनस समथिंग होता, तो 1 माइनस समथिंग इज डेफिनेटली लेस देन 1, तो 0.8 इज करेक्ट. अरे बात समझ में? इस टाइप का आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास दो लॉजिक्स है. यहाँ मुझे एक वेरिएबल्स लेना है, पहली बात, और दूसरी बात मुझे सिंपल लॉजिक लगाना है. क्या कि मेरा आंसर जो है वो प्लस वाला रहेगा या माइनस वाला रहेगा. बात क्लियर हो रही है? ओके, नाउ सेकंड वन देखिए. इफ S denote a closed surface, कौन सा सरफेस है? क्लोज सरफेस ऑफ Q and side L, then surface integral of r bar dot ds bar. R bar dot, this one is a closed integral, r bar dot ds bar. Yes or no? r bar dot ds bar. ओके, यहाँ हमारा सिस्टम है, दिस इज अ क्यूब. आर बार क्या बताए? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड ds बार दिस इज अ लाइन इंटीग्रल है. समझ में आ रहा है? हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस लॉ. देखिए, चेक करिए. दिस इज सपोज क्लोज इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल, and second one is surface integral converted into volume integrals. Okay, हाँ देखिए, we can use suppose Gauss law. Then this become del bar dot r bar, here v is replaced by r, del bar dot r bar into dv. Yes or no? और d tau भी ले सकते हैं. Yes or no? This is can be written as d tau.
Del bar dot r bar is equal to, yes, position vector xi cap plus yj cap plus zk cap. समझ में आ रहा? This is the r bar value and d tau. Yes, system is Cartesian. Then d tau is equal to क्या होता है? dl1 into dl2 into dl3. dl1, dl2, dl3 are depends on system. Suppose system is Cartesian, so dx, dy, dz. Suppose system is a cylindrical, d rho, rho d phi, dz. System is spherical, then dr, r d theta, d phi. Sorry, r sin theta, d phi. मतलब dl1, dl2, dl3 depends upon the system. Your system is a Cartesian. Cartesian, then dl1, dl2, dl3, d tau is equal to simply dx, dy, dz. अरे बात समझ में? Just to substitute here. Now here is a triple integrations. Then what is the divergence of r bar? Divergence is I double upon double x plus j double upon double y plus k cap double upon double z into r bar. Dot I cap 1 बनेगा, j cap 1 बनेगा, k cap 1 बनेगा. Simply double x upon double x plus double y upon double y plus double z upon double z. Double x upon double x 1, double y upon double y 1, double z upon double z is 1. This becomes simply 3. That's the triple integrations. 3 into d tau. D tau is nothing but dx, dy, dz. बात समझ में आ रहा है? dx, dy, dz. Now 3 is constant variable, constant. Take outside. Next, what is the lower limit? Yes, denote the closed surface of a cube side L. Side L है मतलब यहाँ one side हम center पे लेंगे 0 and end पे लेंगे length is L. Second integration by directions के लिए 0 to L, z direction के लिए 0 to L. dx, dy, dz. dx, dy, dz. Solve करिए one by one. तो 3 तरीक outside dx integrations, limit is 0 to L. y integrations, z integrations. बोलिए dx integration x, lower limit 0, higher limit L. Then 3 x 0 to L. Next y 0 to L. z 0 to L. higher limit पूरे के lower limit तो 0 ही है. So 3 into L minus 0, L minus 0, L minus 0. L minus 0 is nothing but L. L into L become L cube. Means 3L cube. और कभी कभी ये भी हो सकता है this is nothing but simply 3B. बात समझ में आ रहा है? Means what is the surface integral? Surface integral is equal to 3L cube. Don't write down the 6L cube. कभी कभी थोड़ा confusion हो सकता है आप 3L and 6L में. Okay. और सेकंड बात ये भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभी इंटीग्रेशन जो होता है वो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है. तब आप क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, तो इसमें आपका कंफ्यूजन क्या हो सकता है? आपका आंसर 0 भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है. 30% स्टूडेंट जो है थोड़ा स्टडी हो गए उसको, ये भी आपका सोल्यूशन आ सकता है 0. आप कैसे थिंक करेंगे? देखिए, क्या आप सोचते टाइम ऐसे सोचेंगे तो आर बार डीएल बार, आर बार डॉट डीएल बार, इस टाइप को थिंक करेंगे आप. बट हियर इज अ डीएस है, दिस वन इज नॉट अ लाइन इंटीग्रल. क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा तो आप लिखेंगे डेल बार क्रॉस आर बार एंड हियर वी कैन राइट डाउन द डीएस. मतलब हियर वी कैन यूज द चौक थ्योरम्स. लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल और आप बोलेंगे डेल बार क्रॉस आर बार कितना होता है? 0 होता है. 0 into d tau is equal to how much? 0. एक fraction of second we can write in the option number A is correct. No problem. आप think कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. आपको दिख रहा है here is a close integral है, हर बात समझ में, इसीलिए आप वैसे think कर रहे हैं. तो don't think like that because here is not a length, here is a surface. इसीलिए we can use the Gauss theorem. Don't use the Stokes theorem. Yes or no? कभी-कभी इस टाइप का भी क्वेश्चंस रहेगा कि they are given the close integral, line integral. At that time this method is correct. Clear? But here they are given the ds bar. थोड़ा सा presence of mind चलाइए, आपको properly और digest हो जाएगा. Clear? Next questions क्या है? देखिए, simple questions. Okay. Now, if E of R मतलब electric field depends upon R changing मतलब E field is a function of R. Simple. E of R denote the electric field intensity due to infinite चार्ज प्लेन सरफेस. क्या सिस्टम कौन सी दी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है. दे आर गिवन, यस, विच सिस्टम? इनफाइनाइट प्लेन दिया है. यस और नो? चार्ज प्लेन सीट ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर. सपोज मान के चलो कि हियर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस आर. Okay, surface integral. Then which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? मतलब electric field changing with respect to 1 by R.
with respect to 1 by r square, directly proportional to r, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस कौन से फॉर्म में रहेगा, तो सिंपल सी बात है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब हो सकता है, ओ आर होगा, आर स्क्वायर होगा, 1 बाय आर, लाइक दैट, ओके। बट दिस इज करेक्ट वन कब, जब ये जो पॉइंट्स रहेगा वो सिस्टम के अंदर रहेगा, यस और नो, सिस्टम के अंदर रहेगा। सपोज मान के चलिए पॉइंट इज हियर, सेंटर इज हियर एंड पॉइंट इज हियर, ये बोर्ड हम सिस्टम कंसीडर कर रहेंगे। तो जितने भी मैं आगे आगे चलते जाऊंगा उतना ही सपोज मान के चलो ये मास एलिमेंट है वो इंक्रीज होगा, इसका रिजल्ट जो है वो चेंज होगा। अरे बात समझ में, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां होता है, इनसाइड द बॉडी होता है जनरली। अरे समझ में, कुछ रजिस्टर 1 बाय आर स्क्वायर लाइक दैट होता है तो 1 बाय आर भी वो डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, यस और नो। अभी तो हमारे पास ये प्लेन सरफेस, तो इनसाइड का कोई चांस है नहीं है, तो दे आर गिवन द एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस प्लेन, यस और नो। मतलब which option is not correct, first option is not correct because point is outside the body। अरे बात समझ में, मतलब ये ऑप्शंस तो होगा नहीं, क्लियर। सेकंड पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें ये थोड़ा थिंक होना जरूरी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r कब होता है, जब हमारे पास सिस्टम जो है तो लाइन हो, सिस्टम लाइन हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम इज लाइन, system is line, then directly proportional to 1 by r, clear। मतलब option number B is not correct, option number C is correct, 1 by r square is correct, no, because system is spherical or point charge, spherical or point charge, इस टाइप की सिस्टम हो तो इलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, spherical हो, point charge हो, is directly proportional to 1 by r square। मतलब ये वाला चार्ज किस, इस सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब, जब हमारे पास लाइन सिस्टम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। हमारे पास स्फेरिकल सिस्टम हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square आउटसाइड द बॉडी, क्लियर। नाउ तो ऑप्शंस तो बोल रहा है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन r, दिस वन इज करेक्ट और रॉन्ग, ये भी देखना जरूरी है, यस और नो। तो सिंपल सी बात है, सपोज मान के चलो कि मैं आपसे जितना दूर जाऊंगा उतना मेरी इंटेंसिटी जो है आपको कम दिखेगी, सिंपल सी बात है। मैं आपके आगे, आपके सामने आ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी मेरी जो स्ट्रेंथ है दिस विल बी इंक्रीज, यस और नो। मेरी जो पावर है वो बढ़ रही है, मेरा जो फील्ड है आपके ऊपर इंसिडेंट होने वाला वो ज्यादा हो रहा है, यस और नो। मैं जैसे अभी आवे जा रहा हूँ, यस और नो, तो मेरी इंटेंसिटी कैसी कर रही है, कम इफेक्ट कर रही है आपको, यस और नो। जैसे मैं आवे जाऊंगा वैसे मेरी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली हियर आल्सो, ये भी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज एज डिस्टेंस इंक्रीज, हियर आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज एज डिस्टेंस इंक्रीज, यस और नो। सिमिलरली यहां भी वैसे ही होना चाहिए, यस और नो। मतलब समझ मान के चलो कि दिस इज अ प्लेन शीट, जैसे मैं आगे जाऊं या टुवर्ड जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होना चाहिए। तो फिर ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, तीनों ऑप्शंस तो आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल दिए कि ये तो ऑप्शंस करेक्ट होने का चांस होगा ही नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड विद अ प्लेन सरफेस। तो फोर्थ ऑप्शंस पे तो हमें फोकस करना जरूरी होगा, बिकॉज 3 ऑप्शंस तो आपको नोन है ऑलरेडी। तो बाय डिफॉल्ट आप लिख सकते हैं कि फोर्थ वन इज करेक्ट, क्योंकि आपको तीनों नोन है, एक वन वे। सेकेंड वे क्या देख सकते हैं, देखिए कि योर पार इज इंडिपेंडेंट ऑन आर, तो आपको सॉल्व करना होगा, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। हियर इज हाउ मेनी सरफेसेस, सपोज मान के चलो दिस वन इज अ बॉल, बॉल के लिए कितने सरफेस है, ओनली वन आउटसाइड सरफेस, यस और नो। हम लाइन देखेंगे तो लाइन के लिए भी एक ही सरफेस होता है, सिलेंड्रिकल ओनली आउटर सरफेस इज देयर, बट प्लेन सरफेस ऐसा होता है इसके लिए 2 सरफेसेस होते हैं। अरे समझ में, मतलब एक ऊपर वाला सरफेस, एक बिलो वाला सरफेस, अरे समझ में। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कौन से डायरेक्शन से, सपोज मान के चलो कि अपर, इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी लाइट है कुछ डायरेक्शन से चले जाएगी टुवर्ड यू, यस और नो। सपोज किसी आदमी को, सपोज प्लेन है, दिस इज अ ट्यूब सपोज, और बैक साइड से भी देखेंगे तो इंटेंसिटी किस डायरेक्शन से देखेंगे, उस डायरेक्शन से, यस और नो। मतलब टुवर्ड यू आएगी, इस डायरेक्शन से आप खड़े हो तो टुवर्ड यू, बैक साइड से हो अगेन टुवर्ड यू, ओके। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
This is the direction of area vector. We know that area vector is normal to the surface. Matlab this is the area. What is the normal? Normal is this one. Electric field also toward you. Area vector also toward you. What is the angle between them? This is equal to 0. Because both in the same direction. Similarly, in downward directions also, this is a E bar, this is a bar. Both in the same directions, downward also. Means here is how many surfaces? Two surfaces. What is the Gauss law? Close integral E bar dot ds bar is equal to how much? Q enclosed upon epsilon naught. Yes or no? How much charge is enclosed? We can write on the Q enclosed. This is close, huh? तो close system के लिए लेना होगा हमें. This is a thin one होता है, तो don't worry about this like that four corner. Only focus up and down parts. So here is we getting how many surfaces? Two surfaces. What is the E top? A. Q मैं directly लिख रहा हूँ because here angle between them is equal to 0 and then cos 0 is equal to how much? 1 plus second one E2 A is equal to how much? Q by epsilon. Q enclosed upon epsilon naught. But here system is surface. Surface के लिए कौन सी डेंसिटी लेते हैं हम? Surface jar density sigma is equal to Q upon A. बात समझ में आ रहा है? Then Q is equal to how much? Sigma A. Clear? Now substitute this value. Here E1 and E2 are same. Q E1 and E2 are same because both surface have equal area. Yes or no? जो भी upper surface रहेगा, same down also. Then this 2 times of EA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. But we know that here a system is a 2D surface. Then this is equal to how much? Sigma A upon epsilon naught. Anything is get cancelled? A get cancelled. Means electric field is equal to how much? Sigma upon 2 epsilon. This charge density does not changing with respect to distance. Yes or no? Distance हम इस डायरेक्शन से नहीं चेंज कर रहे, उस डायरेक्शन से चेंज कर रहे हैं. मतलब इस डायरेक्शन से नहीं हम डिस्टेंस चेंज कर रहे, तो डिस्टेंस इस डायरेक्शन से चेंज कर रहे हैं. मतलब नंबर ऑफ चार्ज विल बी कांस्टेंट. आप यहाँ से फोकस करिए, आप फोकस करिए, आप फोकस करिए. Yes or no? मतलब सिग्मा इज कांस्टेंट. 2 is constant, epsilon naught is constant, means electric field is directly proportional to R to the power 0. R to the power 0 का मतलब क्या है कि this is a constant one. अरे समझ में? Means electric field is directly proportional to or is independent on R to the power 0. कभी-कभी ऐसे भी देखिए, electric field is directly proportional to R to the power 0 is nothing but electric field is independent of R. अरे बात समझ में? Suppose line system हो तो 1 by R, spherical system हो तो 1 by R square, system plane हो तो directly proportional to R to the power 0. Clear? अरे बात समझ में? System is a plane independent on R. नहीं तो आप ऐसे थिंक करेंगे अवे जा रहा है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज. अरे समझ में? ऐसे होता नहीं. फॉर विच सिस्टम? फॉर इनफाइनाइट प्लेन सिस्टम. ओके, यस. Now next, for good conductor, skin depth varies inversely power. Varies skin depth. Okay, what is the skin depth formula? Skin depth formula is equal to, yes, suppose the delta, we can use the notation, is equal to 1 upon under root 2 times omega sigma u. Yes or no? इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. आपको एक बार फॉर्मूला याद हो गया ना तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली. यस और नो? सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चंस आस्क ऑन दिस एग्जाम. यस और नो? कभी हर एक बार तो सेम डाटा नहीं गिवन होता, लेकिन आंसर जो है तो सेम रहता है. आंसर इज सेम. Yes, what is the skin depth formula? Skin depth is equal to how much? Then आप बोलिएगा कि मेरे पास ऑप्शंस क्या रहेंगे? Which of the following option is correct one? आपको फॉर्मूला नोन है? Yes or no? फॉर्मूला नोन है तो जस्ट पावर पे फोकस करिए. तो which power is correct one?
बोलिए कौन सी पावर करेक्ट होगी फिर? गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ, ओके, यस, और स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ भी हम बोल सकते हैं, यस, पेनिट्रेशन, penetration, we can use the delta notations. Delta is equal to how much? 2 upon f u sigma, yes or no? F u sigma, or 2 times f can be used as a notation is w sigma. Don't worry about the u and sigma, focus on the frequencies. Then this is equal to how much? 1 upon or root omega, means delta omega, root omega can be written as directly proportional to omega raised to how much? 1 by 2. Bracket raised to 1 by 2. But they are given the inversely proportional. They don't use the, they don't ask the directly proportional. They ask the inversely proportional. Means what is the power of this one? This is simply 1 by 2. Are I समझ में? Means which option is correct? Option number 1 by 2 is correct. समझ में आ रहा है? This word is again important. Inversely proportional. They don't ask the directly proportional. इसलिए ऊपर लेने की जरूरत नहीं. अरे समझ में? आप ऊपर लेंगे तो दिस बिकम -1 by 2 हो जाएगा, यस और नो? लेकिन एट द टाइम विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इंपॉर्टेंट. अरे समझ में? हियर इज इनवर्सली है, इसलिए वी कैन राइट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by 2. अरे समझ में? नाउ सपोज दिस इज अ पेनिट्रेशन दैट, एंड सपोज कभी कभी क्या होता है फॉर गुड कंडक्टर के लिए भी क्या नोटेशन यूज करेंगे? तो सेम फॉर्मूला होता है. दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन बीटा एट दैट टाइम, 1 अपॉन बीटा 2 अपॉन म्यू ओमेगा सिग्मा ही रहेगा. एंड फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है? 2 अपॉन सिग्मा अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन यू. ओके, नेक्स्ट. Electric potential due to linear quadrupole varies as with linear quadrupoles. इस पे भी बहुत टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं. इसमें कोई डाउट? ये तो फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए. व्हाट इज द पेनिट्रेशन डेप्थ फॉर्मूला? डेल्टा इज इक्वल टू अपॉन ओमेगा म्यू. यस, कभी कभी और टोटल डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं. सेकंड वन, कभी कभी क्या करेंगे, बस आपको डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूछेंगे, आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन रूट ओमेगा. अरे समझ में? कभी कभी पावर पूछेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ओमेगा पूछेंगे. इसका मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे. इट्स अ बेटर वे टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. डेल्टा इज इक्वल टू अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा. Which formula? Penetration depth formula. Next, electric field due to the linear quadrupole inversely proportional to, okay, r square r to the power 3. Okay, मोनोपोल हो, डाइपोल हो, क्वाड्रुपोल हो, तो इसके लिए दो इक्वेशंस आप याद रखिए. Which one? देखिए, सपोज मेरे पास मोनोपोल सिस्टम हो, डाइपोल हो. यस, मोनोपोल सिस्टम इज मोनोपोल है ना, तो कुछ है कुछ बातें होती है वो डायरेक्ट मगअप करना चाहिए. इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मोनोपोल पोटेंशियल is directly proportional to 1 by r. Electric field is directly proportional to 1 by r square. Okay, next, dipole. Dipole potential is directly proportional to 1 by r square. Electric field is directly proportional to, yes, power एक से बढ़ाई है 1 upon r to the power 3. Yes or no? Yes, starting from 1. आप n starting from 1 करेंगे फॉर मोनोपोल n is equal to 1, then electric field and potential field का रिलेशंस क्या रहेगा? देखिए, v is directly proportional to r to the power n. v is directly proportional to r to the power n, and electric field is directly proportional to r to the power n plus 1. आ रहा है समझ में? जब n starting from 0, n is equal to 0 कंसीडर करेंगे मोनोपोल के लिए, तो फॉर्मूला बिकम v is directly proportional to 1 upon r to the power n plus 1, and the electric field become r to the power n plus 2. अरे बात समझ में?
इट्स अ बेटर वे, मेमोराइज करिए एक को, किसको, पोटेंशियल को मेमोराइज करिए। 1 2 3 पावर, मोनोपोल 1, डाइपोल 2, क्वाड्रुपोल 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एक से बड़ा ही है। हियर पोटेंशियल की पावर क्या थी, एक थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पावर बिकम 2। अरे समझ में, मतलब एक से बढ़ाना है। मोनोपोल पावर इज 1/r, डाइपोल 1/r स्क्वायर, क्वाड्रोपोल्स सिस्टम इज क्वाड्रोपोल हो ना, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर। इसमें 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि दे आस्क द क्वाड्रुपल पोटेंशियल नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने गलती से आई थिंक पूछा है कि सॉरी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन्होंने वहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पूछा है। यस, मैंने बोला 90%, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। मुझे लगा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, r टू द पावर 4 आल्सो गिवन, इसलिए तो थोड़ा आप में कंफ्यूज हो सकता है। क्वाड्रुपल तो आपके दिमाग में आ जाएगा पावर इज 4, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं देते, तो पोटेंशियल पूछते। अरे समझ में, आप नेट एग्जाम दे दीजिए या सेट दीजिए, तो दोनों में यही सेम पावर रहेगी। अरे बात समझ में, दे आस्क गिवन द क्वाड्रुपल्स, नो प्रॉब्लम, बट दे आस्क द पोटेंशियल, नॉट आस्क द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि क्वाड्रो वर्ड इज रिलेटेड विद द पावर इज 4, नंबर इज 4। अरे समझ में, इसका रिलेशन है, इसीलिए आपको कंफ्यूज करते हैं। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे थिंक करें क्वाड्रो और इज 4, ये सब नो, तो थोड़ा सा गलती से ये आंसर आने के चांस तो कभी कभी हो सकता है। 1% या 10% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी तो रहेगी दे हैज पोटेंशियल फॉर मोनो, डाई एंड क्वाड्रो। ऑक्टो हो तो यस, ऑक्टो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लिया तो भी मान के चले, तो ऑक्टो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 एंड इलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 5। अब देखिए, ऑक्टो और 5 में कोई भी रिलेशंस नहीं है, ये सब, लेकिन क्वाड्रो और 4 में रिलेशन है, ये सब। इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पूछेंगे कि यस, ऑक्टोपो क्वाड्रुपल सिस्टम पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोलेंगे 4, 4 इज नॉट करेक्ट, 3 इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यस, इज एनी डाउट इन दिस केस? नो। नेक्स्ट वन, a charged particle, a charged particle, yes, a charged particle of mass m क्यूज travel कर रहा है, in which path this will be travels? Yes, circular path। सर्कुलर पाथ का कंडीशंस क्या होता है बोलिए? यस, सर्कुलर पावर कंडीशंस।
ठीक है, इस क्वेश्चंस व्हिच क्वेश्चंस आर गिवन, देखिए पहला क्वेश्चन था फॉर गुड कंडक्टर द स्क्रीन डेप्थ वेरीज इनवर्सली विथ डाइडेस्ट पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी, so power of the power is 1/2. सेकंड क्वेश्चन का क्या था, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू linear quadrupole varies inversely with electric potential due to linear quadrupole varies with 1 upon r to the power 3. Yeah? R to the power 3 means which option is correct? Like that is C option is correct. Clear? Next. हाँ, ये क्वेश्चंस क्या था, yes denote the closed surface of a cube of side L, then surface integral of closed integral r bar dot ds bar is equal to how much. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो closed integral r bar dot ds bar is equal to how much. Here they are given the E of r denote the electric field intensity due to infinite uniformly charged plane surface, a point charge at a distance r from the surface, then which of the following statement is correct. मतलब plane surface दिया है, r distance पे हमको electric field पूछा है. This is the independence upon r. Now यहाँ तो समझ में आ रहा है, they are given this series. Clear? Next. Here a charged particle of mass and charge q travel in circulars. Yes or no? Then which condition is important here? We know that these particles, like that, one force is centrifugal force and second force is magnetic force. Yes or no? Magnetic field only changing support to change the directions. Yes or no? Like that we can use the mv square upon r is equal to how much? qvb. Yes or no? qvb. This is the electromagnetic force. Means simply q v bar cross b bar. Yes or no? But we know that angle between the electric field and suppose velocity along the directions, magnetic field along the direction, angle between them is equal to 90 degree. Then sin, this can be written as qvb sin 90. Yes or no? Sin 90 1 means simply qvb. M square upon r is equal to how much? This one. Then mv, one v get cancelled upon r is equal to how much? Is equal to qb. आ रहा है बात समझ में? Now, then we know that v is equal to how much? V is equal to r cross omega. Yes or no? Or simply we can write that here also angle is equal to how much? 90 degree. Means v is equal to r omega. आ रहा है समझ में? Then omega is equal to how much? Then omega is equal to v upon r. हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, समझ में? Find out करना है here. A charged particle of mass m and charge q travel on a circular path of radius r that perpendicular to the magnetic field. The time taken the particle to complete the circle. ऐसा ना, मतलब ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम पार्टिकल को कितना लगेगा, मतलब टी फाइंड आउट करना है. मुझे टी फाइंड आउट करना हो तो व्हाट इज द रिलेशंस? टी इज इक्वल टू, यस बोलिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. यस और नो? टी इज इक्वल टू हाउ मच? और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है. एन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी and this can be written as 2 pi upon t, means frequency is equal to 1 upon t, then t is equal to how much? 2 pi upon omega. आ रहा बात समझ में? t is equal to how much? 2 pi by omega. Then v upon r is equal to how much? Omega. means v upon r is equal to, ये हमको उस साइड लीजिए तो qv upon how much? r. qv upon r, sorry, qv upon m, not r, because r तो हम लेफ्ट साइड को देख रहे हैं. is a qb upon em. अब मुझे बोलिए v upon r is nothing but, अभी तो हमने सॉल्व कर दिया, v upon r is nothing but omega. this is equal to how much? Omega. Omega is equal to this one. लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड. then t is equal to how much? t is equal to 2 pi by omega. what is the value of omega? बोलिए. omega is equal to, अब ये आ रहा है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा? qb चला जाएगा. m जो है तो ऊपर आएगा. So t is equal to how much? T is equal to 2 pi by m upon qb. Which of the following option is correct? Here is a 2 pi qb. तो qb ऊपर नहीं है तो this will is not correct.
Fourth one also not correct, but because here also QB in numerators. Okay, तो ये दो ऑप्शंस कट हो गए, तो बाकी C और B पे फोकस करिए. Here is a 2 pi m upon QB, here is a 2 pi r upon QB. तो R तो यहाँ पॉसिबल होगा नहीं, because R going in ओमेगा. अरे बात समझ में? T is equal to how much? 2 pi pi upon QB. तो सिंपल बात याद रखिए, तो जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो ये रिलेशन से याद रखिए, ma square upon r is equal to QVB. इसके लिए थोड़ा सा वेरिएशन हम कर सकते हैं नीचे वाले पार्ट्स में, लेकिन ये जो ओरिजिनल पार्ट है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको एक बार याद हो गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको बस यहाँ चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना. या उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है तो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? क्यूबी अपॉन एम. और कोई क्वांटिटी इसमें पूछ सकते हैं या एडजस्ट करने को बोल सकते हैं. अरे समझ में, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है? स्टार्टिंग यहाँ से करना है, एम स्क्वायर अपॉन क्यूवी बी. अरे बात समझ में? नेक्स्ट, next one. Electric field intensity at a point varies as 1 by r for a point charge and infinite line charge with a uniform charge distributions, or infinite plane surface with a uniform charge distribution, none of this. तो इसमें एक ऑप्शन अभी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बोलिए विच वन? देखिए प्लेन का देखा हमने, द प्लेन इंडिपेंडेंट अपॉन आर, मतलब 1 अपॉन आर होने का चांस होगा ही नहीं. यस और नो? मतलब इसमें एक ऑप्शन हमारा कट हो गया. सेकंड बात मैंने बोला है कि सिस्टम इज लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, सिस्टम इज स्फीयर इज डायरेक्ट और पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. यस और नो? तो इसमें हमको आइडिया आ रहा है. तो पॉइंट चार्ज होगा नहीं. देखिए पॉइंट चार्ज हो ना, तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज लाइक दैट अ स्फीयर. स्फीयर भी हो, हम बहुत दूर डिस्टेंस से देखेंगे, दिस इज लाइक दैट अ पॉइंट. यस और नो? अर्थ को भी हम बाहर से देखेंगे तो दिस इज थिंग लाइक दैट अ पॉइंट चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. मतलब सिंपल पॉइंट चार्ज, दिस वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज़ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 बाय आर स्क्वायर. दिस वन इज नॉट करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, एंड इनफाइनाइट प्लेन. अभी तो हमने देखा कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0 और दिस इज इंडिपेंडेंट अपॉन r. मतलब this option also not correct. None of this and infinite line charge, ये दो ऑप्शंस हमें इस पे फोकस करना जरूरी है. अरे बात समझ में? तो देखिए मेरे पास ये लाइन सिस्टम है, तो अगेन क्लोज इंटीग्रल e bar dot ds bar is equal to how much? फॉर्मूला q enclosed upon epsilon naught. अब मुझे बोले कि लाइन सिस्टम होती है, दिस इज लाइक दैट अ सिलेंडर. ऐसा नो, वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल नेचर होता है इसका. ऐसा नो, किस टाइप का नेचर होता है? तो सिलेंड्रिकल नेचर होता है. Yes or no? Then cylindrical nature. What is the area? Area is yes E dl1 into dl2 means r. एक रहेगा dr, सेकंड रहेगा 2 pi r sorry r into d phi. r into d phi समझ में आ रहा है? is equal to q enclosed upon epsilon naught. Okay. डी फाई, here lower limit 0, higher limit 2 pi, मतलब कंप्लीट सर्कल हो जाएगा. तो r d phi can be written as a 2 pi r and dr means suppose here we can take the length लेंगे हम इसको, yes. dl is the length into electric field E. Okay. हाँ, लेंथ. सेकंड इज द लेंथ. लोअर लेंथ कितना रहेगा? मतलब 1 एंड रहेगा. सपोज एक्सट्रीम लेंथ इज l, मतलब 0 to l can be written as 2 pi r l. अरे समझ में? नेक्स्ट, सेकेंड वन मतलब राइट साइड क्यू एनक्लोज. नाउ हियर सिस्टम इज अ लीनियर हो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्यू अपॉन एल होता है. yes or no? Because they argue the electric field intensity varies as an infinite line charge with a uniform charge distribution. This is possible only for uniform charge distribution. Then lambda is equal to how much? Q upon L. Means Q is equal to how much? Lambda L. तो पुट करिए
lambda L upon how much? Epsilon naught. This L get cancel, means E out, huh? Lambda upon 2 pi r or 2 pi epsilon naught r, means electric field is directly proportional simply 1 by r. For line charge distribution, electric field is directly proportional to E line. E line is directly proportional to 1 by r. आ रहा बात समझ में? Electric field is directly proportional to 1 by. Next. A system of 2D generalized freedom, degree of freedom, represented by coordinates x and y, described by the Lagrangian. उन्होंने Lagrangians given है. कौन सा वाला Lagrangian given है देखिए. L is equal to, हाँ, Lagrangian is 1 by 2 m x dot square plus y dot square minus ky. देखिए मेरे पास लैग्रेंजियन क्या है, तो लैग्रेंजियन इज इक्वल स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई. तो इससे पहले मतलब द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर जनरलाइज्ड मोमेंटम इज कंजर्व्ड. जनरलाइज्ड मोमेंटा किससे बोल रहे हैं? इससे पहले देखिए कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन से हैं. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन से हैं? इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जिसके वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट है. किसको वेलोसिटी कंपोनेंट बोलते हैं? जिसकी पावर 2 हो. फिर x डॉट स्क्वायर है, इसका मतलब दिस इज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. y डॉट की पावर इज अ 2, इसको भी हम y जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं. मतलब हियर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज x, y. बात समझ में आ रही? मतलब जो भी आपको बोलना है किसके रिगार्डिंग बोल सकते हैं? x एंड y के रिगार्डिंग बोल सकते हैं. या आपको किसको रिगार्डिंग बोलने का चांस है? x एंड y के रिगार्डिंग ओनली. डोंट टॉकिंग अबाउट अदर देन x एंड y. अरे समझ में, जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट हो इसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं इन लैग्रेंजियंस. क्लियर? तो x and y are generalized coordinate. So similarly, generalized moment also getting the same component px py. आ रहा बात समझ में? मतलब जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट रहेगी इसके रिगार्डिंग जनरलाइज मोमेंटा रहेगा, ऐसा ना. सेकंड बात क्लियर हो गई. फर्स्ट बात जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए. सेकंड जनरलाइज मोमेंटा फाइंड आउट करिए. इसके बाद देखिए हमें कौन सा जनरलाइज मोमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन इज कंजर्व्ड. यस और नो? कंजर्व्ड और ये कांस्टेंट, बोथ वर्ड्स आर सेम. अरे बात समझ में? कंजर्व्ड या कांस्टेंट ऑफ मोशंस. अरे बात समझ में? बोथ वर्ड्स विल बी सेम. कांस्टेंट ऑफ मोशंस, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं. तो आप सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, इसमें कोई भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट साइक्लिक हो, मिसिंग हो, साइक्लिक मींस मिसिंग, मिसिंग कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट हो तभी हमें कांस्टेंट ऑफ मोशन मिलेगी. अरे समझ में? मिसिंग कोऑर्डिनेट इज प्रेजेंट
then and then only getting constant of motions, getting constant of motions। अरे मतलब ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास मिसिंग कोऑर्डिनेट हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, तभी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन आए। क्यों? सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशंस? लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलिए, एल ई एम डी अपॉन डी टी डबा एल अपॉन डबा क्यू वाई डॉट माइनस डबा एल अपॉन डबा क्यू वाई इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू वाई इज इक्वल टू 0। But we know that what is the generalized momenta definitions? Pi is known as the generalized momenta. Partial derivative of Lagrangian with respect to generalized velocity. Partial derivative of the Lagrangian with respect to generalized velocity is known as the generalized momenta. अरे बात समझ में? What is meant by generalized momenta? Partial derivative of Lagrangian with respect to generalized velocity is known as the generalized momenta. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी बोलिए, एंड डी एल अपॉन डबा क्यू आई डॉट इज नथिंग बट पी आई माइनस डबा एल अपॉन डबा क्यू आई इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 0। और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि द फॉलोइंग कंपोनेंट जनरलाइज मोमेंटा इज कंजर्व्ड। किसको जनरलाइज मोमेंटा बोल रहे हैं? पी आई इज नोन एज जनरलाइज मोमेंटा। जनरलाइज मोमेंटा समझ में आ रहा है? Pi is nothing but generalized momenta। तो हमें ये Pi के रिगार्डिंग बात करना है। तो आप मुझे बोलिए कि dpi अपॉन dt माइनस डबा एल अपॉन डबा क्यू वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम कब बोल सकते हैं कि Pi इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन? तो सिंपल सी बात है, एनी कांस्टेंट पार्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू हाउ मच? 0। मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारे पास सेकंड पार्ट 0 हो। यस और नो? सेकंड पार्ट कब 0 होगा? जब हमारे पास ये वाला पार्ट 0 होगा। ये वाला पार्ट मतलब L does not contain Q part. Q is known as a generalized coordinates. Yes or no? मतलब generalized coordinate missing हो, cyclic हो, तभी हमारा ये सेकंड वाला पार्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। This second part is equal to 0. Yes. Daba L upon daba Qy is equal to 0. Then simply dpi upon dt is equal to how much? 0. What is meaning of this? Implies that Pi is constant of motion. Pi is constant of motion। समझ में आ रहा है? Now here is Qi। Qi के जगह पे कौन कौन आ रहा है? X and Y आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब हम constant of motion के रिगार्डिंग X के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, Y के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, H से कर सकते हैं। देखिए, लेकिन हमें सेकंड बात भी याद होगी कि हियर Qi एब्सेंट होना चाहिए। मतलब सपोज हमने X कंसीडर कर लिया या Y कंसीडर कर लिया, तो यहां क्या होगा? dpi अपॉन dt डबा एल अपॉन डबा वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें डबा एल अपॉन डबा वाई इज इक्वल टू 0 हो तो हम बोल सकते हैं पी वाई इज कांस्टेंट ऑफ मोशंस। क्लियर? सेकंड थिंग, सपोज हम x के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो dpi अपॉन dt माइनस डबा एल अपॉन डबा x इज इक्वल टू 0 and डबा एल अपॉन डबा x is equal to 0, then we can say px is a constant of motion। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो देखिए, हमारे पास x डॉट एंड y डॉट इज प्रेजेंट, एक्स वाई इज प्रेजेंट। हम एक्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, वाई के रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स, आप बोलिए इसमें एक्स प्रेजेंट है क्या? नहीं है। एक्स इज नॉट प्रेजेंट। एक्स इज नॉट प्रेजेंट, देन दिस पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 0। समझ में आ रहा है? एक्स इज नॉट प्रेजेंट मींस डी एक्स अपॉन सॉरी डबा एल अपॉन डबा एक्स इज इक्वल टू डबा एल अपॉन डबा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 0। अरे बात समझ में? Daba L upon daba x is equal to 0 means what is the equation of motion? D upon dt px minus daba L upon daba x is equal to 0. Daba L upon daba x is equal to 0. Why? Because x is absent here. So second part is equal to 0 means simply dpx upon dt is equal to how much? 0 implies that px is a constant of motion। px is a constant of motion। अरे बात समझ में? सेकंड py के बोलिए, here is a minus ky मतलब डबा एल अपॉन डबा y 0 नहीं आएगा, मतलब सेकंड पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0 means dp upon dt is not equal to 0 means py is not constant of motion। Simply which one is the constant of motion? px is constant of motions। And then
अब उन्होंने बोला कि व्हाट इज द जनरलाइज्ड मोमेंटाइज कॉन्जर्व्ड, और उन्होंने बोला कि पी वाइज ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है, बस उन्होंने क्वांटिटी पूछा है। तो सिंपल सा देखिए, व्हाट इज द पी एक्स, what is the constant value, constant is a px here, then what is the value of px, px is equal to, अभी तो मैंने वो डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज नोन एज अ जनरलाइज्ड मोमेंटम। आप किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, तो x के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, तो डबल अपॉन डबा x डॉट इज इक्वल टू हाउ मच mx डॉट। Partial derivative of Lagrangian with respect to generalized velocity is known as the generalized momenta, and the generalized momenta is equal to how much, mx dot। मीन सिंपली आप कहां पुट कर सकते हैं, तो d अपॉन dt, यस, px इज इक्वल टू कितना है, 0 है, मतलब d px मतलब mx डॉट अपॉन dt इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट कांस्टेंट ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है, एंड mx डॉट इज नथिंग बट जनरलाइज्ड मोमेंटा। फॉलोइंग जनरलाइज्ड मोमेंटा इज कांस्टेंट, हम px भी बोल सकते हैं या mx डॉट भी बोल सकते हैं। mx डॉट इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, mx डॉट इज करेक्ट वन। अरे बात समझ में, my dot is not conserved because y is present, double upon double y is not equal to 0। और उन्होंने बोला mx डॉट प्लस y डॉट, ये तो दो तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज सेकंड पार्ट प्रेजेंट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पार्ट प्रेजेंट है। d x डॉट माइनस y डॉट, तो ये वाला भी पार्ट, कंबाइन वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। सिंपल साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा इसके रिगार्डिंग बोलिए। साइक्लिक किसको बोलना है, साइक्लिक बोलने से पहले देखिए कि वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है कि नहीं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो तब हम बोल सकते हैं कि दिस इज मिसिंग और नॉट मिसिंग। मान के चलो कि हियर इज x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस k z हो, तो z इज नॉट अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट बिकॉज़ z डॉट स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट। अरे समझ में, तो z के रिगार्डिंग कुछ भी बोलने का हमें ऑथोरिटी नहीं रहेगी। यस और नो, जेड के रिगार्डिंग कुछ भी हम बात नहीं कर सकते, जो भी बात करना है मुझे एक्स और वाई के रिगार्डिंग ही बात करनी होगी, या एक्स डॉट स्क्वायर हो, जेड डॉट स्क्वायर हो और पोटेंशियल में माइनस के वाई हो, तो वाई के रिगार्डिंग हमें बोलने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। जो भी चांस रहेगा ओनली एक्स एंड जेड के रिगार्डिंग। क्यों, क्योंकि एक्स एंड जेड आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो इसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। अरे बात समझ में, ओके। नेक्स्ट वन, कंसिडर गैस ऑफ 3 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स, एंड 4 अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स। कितने पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है, 4 क्वांटम स्टेट्स आर अवेलेबल। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 पार्टिकल्स इन अ सिंगल स्टेट। कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल सिंगल स्टेट में हो, इन केस द पार्टिकल आर बोसॉन्स। पार्टिकल क्या होने चाहिए, बोसॉन्स होने चाहिए। और हमें क्या फाइंड आउट करनी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। ऑप्शन है 36/64, 0, 12/20, 4/20। ऐसा ना, तो सिंपल, यस, क्वेश्चन में कुछ डाउट्स। कंसीडर गैस ऑफ 3 पार्टिकल्स विद 4 अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट there are 2 particles in a single state in case of the particles are bosons is, okay। क्वेश्चंस डाइजेस्ट करिए। हमारे पास कितने पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है। हाउ मेनी पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स। हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स, 4 एनर्जी लेवल्स, 4 एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, ओके। तो सिंपल देखिए, हियर इज हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स, 4 एनर्जी लेवल्स। हाउ मेनी पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स है, और उन्होंने बोला है कि सिस्टम इज बोसॉन, हो ना, द बोसॉन्स आर आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल, दीज आर आइडेंटिकल, तो इसके लिए हम डिस्टिंग्विश, तो वी कैन राइट डाउन दिस 3 पार्टिकल्स आर ए, ओके, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। अरे बात समझ में, ऑल आर सेम वन, लाइक ए इंटरचेंज भी करेंगे तो वी गेटिंग द सेम कॉम्बिनेशंस, ओके। और उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी स्टेट्स, कि हम 2 पार्टिकल्स को एक ही स्टेट में रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, तीनों के भी एक स्टेट में रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है
कि consider a gas of 3 particle with a 4 energy quantum state, the probability that there are 2 particle in state gas में मतलब कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 2 पार्टिकल्स होने चाहिए. यस, तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, देखिए सपोज मान के चलो मैंने यहाँ 2 बोसॉन्स रख दिए, हियर वी कैन राइट डाउन द 2 बोसॉन्स, हियर वी कैन राइट डाउन द 2 बोसॉन्स, हियर वी कैन राइट डाउन द 2 बोसॉन्स, और 1 बोसॉन से आप ऊपर नीचे रख सकते हैं. यस और नो? यस. एनी अदर पॉसिबिलिटीज देयर? नो. इसके अलावा कोई ऑप्शंस रहेगा? नहीं ऑप्शंस रहेगा. आ रहा है समझ में? लेकिन अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहेगी. कैसे? मान के चलिए इज लाइक दैट, या 3 भी पार्टिकल जो है तो वहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, एंड ओके these are the possible combinations. तो probability क्या होती है? probability is equal to favorable upon, probability is equal to favorable upon total events होते हैं. yes or no? favorable events upon total events. तो हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? अभी फेवरेबल फाइंड आउट कर दिया. ओनली 1 2 3 4. यस और नो? एनी अदर पॉसिबिलिटीज देयर? इसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 पार्टिकल्स एक स्टेट में हम नहीं बिठा सकते. यस और नो? हाँ, तो हमारे पास फेवरेबल तो आ गया, फेवरेबल इज 4, देन टोटल हमें फाइंड आउट करना है. तो टोटल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अब ये ट्रायल एरर बेसिस कर सॉल्व करना, तो इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, बिकॉज आपको रीड करना ही डिफिकल्ट होगा, तो सॉल्व करने के लिए इतना टाइम होगा कहां से? यस और नो? तो तब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, WMB, सॉरी नाउ हियर इज अ B ना, तो WB इज इक्वल टू, यस, फॉर्मूला Ni प्लस Gi minus 1 bracket complete factorial upon Ni factorial Gi minus 1 factorial. Gi समझ में आ रहा है? N number of particles, particle. G means energy levels, energy level. दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ रहा है? Now here is the number of particles. Here number of particles means N is equal to how much? 3. Energy level is equal to how much? G is equal to कितने? 4. तो यहां से हम टोटल इवेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. बोलिए टोटल इवेंट्स N 3 G 4 minus 1 bracket complete factorial upon Ni factorial means number of particle 3 factorial, 4 minus 1 factorials. हाँ, 4 plus 3 7, 7 minus 1 6. So 6 factorial upon how much? 3 factorial. 4 minus 1 3 factorial. Then 6 factorial can be written as 6 into 5 into 4 into 3 factorials divided by how much? 3 factorial into 3 factorial. 3 factorial 3 factorial get cancelled. 3 into 2 6. 6 6 get cancelled. 5 into 4 is equal to how much? 20. मीन्स आपको कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? तो 20 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. लेकिन 20 कॉम्बिनेशंस में हमें हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस लिख सकते कि एक ही 2 पार्टिकल एक स्टेट में रख सकते, तो ओनली 4 कॉम्बिनेशंस. ऐसा ना, टोटल तो हमको 20 मिल रहा है, लेकिन इसमें 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे रहेंगे जिसमें हमें 2 पार्टिकल एक ही स्टेट में हम रख सकते हैं. ऐसा ना, देन दिस इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल कॉम्बिनेशंस मिल गए 20. दिस कॉम्बिनेशन इज हाउ मच? 4. Then this probability is equal to favorable upon total. Total is equal to how much? 20. Means probability is equal to how much? 4 by 20. Suppose आपको लग रहा होगा कि यार चलो नहीं, 2 तो ठीक है, तो 3 हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी. ये सब आप ऐसा भी ट्राई करेंगे तो फिर भी आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? 1 2 3 4. 4 plus 4 8. 8 upon 20. ऐसा ऑप्शन है कि इसमें नहीं है. 36 upon 64 का ऑप्शन तो चला गया. सेकंड थिंग्स, 0 वाला ऑप्शन चला गया, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज दिस वन इज नॉट एफडी सिस्टम. एफडी सिस्टम हो, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स हो, तो मैक्सिमम हम 1 प्लेस कर सकते हैं. इसमें एक चांस हो सकता है कि 0 ऑप्शंस आ सकता है. अरे बात समझ में? मतलब दिस विल बी कैंसल, दिस इज कैंसल, क्लियर, बिकॉज दिस वन इज नॉट एफडी सिस्टम. थर्ड वन है 12 by 20, 4 by 20. तो एक आपका सेकंड कंफ्यूजन हो सकता है कि चलो मान के चलो 2 बोला है, सही बात है, लेकिन 3 हो गए तो क्या दिक्कत है? तो चलिए तो मेजर करिए ना. तो कभी कभी इस कंफ्यूजन हो गया तो आप चेक कर सकते हैं. यस, 3 3 3 3, और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जिसमें हम 3 प्लेस कर सकते हैं. फिर हमें इंटरचेंज नंबर ए. ओके, इज लाइक दैट. ओके, नाउ 4 plus 4 बनेगा 8. 8 upon 20. लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं. अपने सेकंड बेसिस थिंक किया तो. आ रहा बात समझ में?
मतलब this 12/20 ऑप्शन आल्सो नॉट करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? 4/20. बात समझ में आ रही है कैसे मैंने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करिए. ni plus gi minus 1 bracket complete factorial upon ni factorial gi minus 1 factorial. एंड टोटल इवेंट जो है ना, तो सॉरी फेवरेबल इवेंट्स है, तो आपको थोड़ा सा ट्रायल एरर बेसिस के हिसाब से निकालना पड़ेगा, बिकॉज इतना डिफिकल्ट नहीं. मैंने अभी दो ही भी बता दी कि आपको 8 का कंफ्यूजन हो तो भी ऑप्शंस ऐसा नहीं रहेगा 8/20 एंड 4/20 इज लाइक दैट. नहीं तो उस टाइम स्पेशली मेंशन हो गए स्ट्रिक्टली दो पार्टिकल्स. अरे बात समझ में? यस. सेकंड बात याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना हो तो फॉर्मूले याद रखिए. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में हर बार क्वेश्चंस आता है जनरली. तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू ni plus gi minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल gi minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला किसके लिए है? तो बीई के लिए. सेम वी कैन यूज द सेम, मतलब सेम फॉर्मूला नहीं, तो सेम माइक्रोस्टेट फॉर्मूला यूज फॉर बी स्टैटिस्टिक्स, एफडी स्टैटिस्टिक्स एंड एमबी स्टैटिस्टिक्स. अरे समझ में, एमबी और बी के भी फॉर्मूले दोनों भी याद रखना जरूरी है. मतलब तीनों केस के लिए फॉर्मूले याद रखिए. I think FD के लिए रहेगा GI is like that. Okay. And MB के लिए रहेगा pi I GI raised to NI upon NI factorials. Okay, मतलब ये तीनों भी फॉर्मूले याद रखिए, ये आपको 2 मार्क्स देके चले जाएंगे. बात समझ में आ रही? Next, again same formula. So consider two indistinguishable particle, each of consider a system. Consider a system of two indistinguishable particles, each of which can occupy the any three single particle quantum state. Okay. The number of ways in which two particles can be distributed over three states in case of the particle are fermions. In case of fermions. Okay. मतलब particle जो है तो fermions है, और उन्होंने बोला कि two particles means n is equal to how much? N is equal to, बोलिए, n is equal to two particles are given. n is equal to particles are given and z is equal to how much? 3. लेकिन जब हम प्रॉब्लम एफडी के रिगार्डिंग सॉल्व करें ना, तो एक कंडीशन याद रखिए, ni is greater than or equal to gi. ये कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई करनी जरूरी है. मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ओ gi, सॉरी रिवर्स हो गए, gi is greater than or equal to ni. मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स है ना, वो कम से कम नंबर ऑफ पार्टिकल इतने होने चाहिए, या ज्यादा भी नंबर ऑफ स्टेट्स हो गए तो भी चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना वो जीआई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हम एफडी में एक ही प्लेस कर सकते हैं. अरे बात समझ में, हम ये क्वांटम नहीं स्टडी कर रहे तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं. यस और स्टैटिस्टिकल में याद रखना है कि मैक्सिमम हमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं एक ही स्टेट में. ओके. नाउ हियर इज हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स? 3 एनर्जी लेवल्स. How many particles? 2 particles. How many particles? 2 particles. अब मुझे बोलिए कि फर्मियन जो होते हैं डिस्टिंक्शेबल होते हैं इंडिस्टिंक्शेबल है? इंडिस्टिंक्शेबल मतलब सिंपली वी कैन रिटर्न द ए. बात समझ में आ रही? मैक्सिमम कितना प्लेस करना होगा? तो मैक्स 1 पार्टिकल. आ रहा है समझ में? मैक्सिमम कितने पार्टिकल प्लेस कर सकते हैं? एक. अब मैंने एक पार्टिकल यहाँ प्लेस कर दिया, एक यहाँ, सेकंड एक यहाँ, एक यहाँ. यस. थर्ड वन. यस. आप मुझे बोलिए कि इसके अलावा मैं कुछ कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि मान के चलो आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, लेकिन बोथ पार्टिकल आर आइडेंटिकल, तो फिर वो सेम ही कॉम्बिनेशंस मिलेगा. इसको इंटरचेंज कर दिया, अगेन वी गेटिंग द सेम कॉम्बिनेशंस. इसको इंटरचेंज कर दिया, अगेन वी गेटिंग द सेम कॉम्बिनेशन. इसलिए वी कैन राइट डाउन ओनली हाउ मेनी वेज? ओनली 3 वेज. How many ways? Only 3 ways. बात समझ में आ रही है? मतलब which of the following option is correct? Only 3 वाला option is correct. Consider a system of a two indistinguishable particles. Indistinguishable समझ में आ रहा है? मतलब identical particle, each of which can occupy the any of the 3 single particle quantum state. The number of ways in which two particles can be distributed over the 3 states in case of FD statistics. Which statistic is important here? FD statistic is important. Okay. अरे बात समझ में?
FD statistics is important. Next, second one. Consider the Maxwell distribution speed. The mean speed is given by. Okay, here is a VRMS. Means root mean square. 3 term is important. Is equal to how much? 3 kT upon m. Next, V average is equal to 8 kT upon m. तो आपको ये वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भी आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि उन्होंने बोला कंसीडर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड द मीन. मीन का तो वर्ड थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा ना, लेकिन आपको ये दो वर्ड्स तो पता होता है कि एवरेज एंड आरएमएस, एंड थर्ड वन जनरली यूज करते हैं व्हाट्स मोस्ट प्रोबेबल्स. मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है 2 kT अपॉन m. ओके, तो आप देखिए इसमें जो कंबाइन पार्ट होता है, इन दिस केस कभी कभी इसको टाइप का भी क्वेश्चंस होता है, वी आरएमएस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल. मोस्ट प्रोबेबल, लेकिन ये वर्ड जो है ना तो थोड़ा सा अलग वर्ड्स है. अलग वर्ड्स इन द सेंस क्या है, हम थिंक करते हैं कि यार मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल है तो वो सबसे ज्यादा रहेगा. मोस्ट प्रोबेबल इज नेवर मोस्ट प्रोबेबल. समझ में आ रहा है? मोस्ट प्रोबेबल कभी भी मोस्ट प्रोबेबल होता नहीं. अरे समझ में, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल वर्ड आपको थिंक ऐसा करेगा कि यार ये सबसे ज्यादा है, तो ऐसा नहीं, वो सबसे कम है. It means in this case which quantity is greater, RMS is greater to the V average. अरे बात समझ में, या आप ये थ्री फॉर्मूले याद रख के भी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं. केटी अपॉन एम गेट कैंसल, रूट 3 8 अपॉन पाई एंड रूट 2 मींस डेफिनेटली रूट 3 इज ग्रेटर देन रूट 2. रूट 8 अपॉन पाई इज ग्रेटर देन रूट 2. अरे समझ में, मींस हियर मीन स्पीड इज, क्या लिखेंगे आप, रूट 2 केटी अपॉन एम लिखेंगे, रूट 8 केटी अपॉन पाई एम लिखेंगे. मीन जो रहेगा, मीन इज द मोस्ट, मीन के लिए तो एवरेज, मीन जो है तो एवरेज भी निकाल सकते हैं. मीन इज नथिंग बट एवरेज टू 8 kT अपॉन पाई एम. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, अरे बात समझ में, लेकिन इससे बेहतर है तो वही इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा वो पूछते हैं कि आरएमएस इज ग्रेटर देन एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल. कभी कभी ये पूछते हैं कि व्हाट इज द मीन वैल्यू, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज. मोस्ट प्रोबेबल बोलेंगे तो रूट 2 kT अपॉन एम, एंड एवरेज बोलेंगे तो. नेक्स्ट, कंसीडर आइडियल गैस, आइडियल फर्मी गैस. कंसीडर आइडियल फर्मी गैस, मतलब कौन सा गैस हम यहाँ कंसिडरेशन करें तो आइडियल फर्मी गैस. तो फर्मी गैस में क्या होता है, देखिए फर्मी गैस, फर्मी गैस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. आ रहा है समझ में? मींस E इज इक्वल टू कितना होता है, P प्लस V, बट V इज इक्वल टू हाउ मच, 0. तो E इज इक्वल टू हाउ मच, सिंपली टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी, बट दिस इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस, तो P स्क्वायर बाय 2m. आ रहा है समझ में? P स्क्वायर बाय 2m means simply we can write down the h cross square k square upon 2m means energy is directly proportional to how much, k square. Okay, लेकिन हम एक यहाँ एक ट्रिक याद रखेंगे, how to find out the density of states. Density of state, g of d is directly proportional to e to the power d by s, d by s minus 1. अरे समझ में, d by s minus 1. Now here d means dimension, huh? d means dimension, s means power of k. ये ट्रिक याद रखिए, आपको कोई भी 1D के लिए सॉल्व कर सकते हैं, 2D के लिए सॉल्व कर सकते हैं. पावर ऑफ के, पावर ऑफ के, s means power of k. Now what is the power of k here? Suppose मान के चलो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
is directly proportional to k to the power yes, is directly proportional to k to the power yes. Means what is the value of s? S is equal to, और सेकंड बात ये आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है, what is the power of k for 1d, for 2d, for 3d? सिस्टम 1d हो, 2d हो या 3d हो, एनर्जी विल बी सेम ही रहेगी। अरे समझ में, मतलब p स्क्वायर बाय 2m ही रहेगी फॉर 1d की, 2d एंड 3d के लिए। तो सिंपल सी बात है, s वैल्यू विल बी सेम फॉर 1d, 2d एंड 3d। क्लियर ना? इसके इसमें कंफ्यूज मत होइए, बस d value will be changed, dimension value will be changed, dimension d is equal to 1 for 1d, d is equal to for 2d, d is equal to 3 for 3d। तो आप मुझे बोले कि दे आस्क फॉर 1d फॉर 2d और 3d, तो उन्होंने बोला कि फर्मी गैस इन 3 डायमेंशंस। अरे बात समझ में, मतलब 3 डायमेंशन के लिए पूछा है, दे आस्क फॉर 3d, nothing is mentioned by default, again we can take the 3d case। 3d case है, तो what is the dimension? Dimension is equal to how much? d is equal to 3। तो GOPD और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रो भी बोल सकते हैं हम, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर यस। डी डायमेंशन कितना है? 3 है। पावर ऑफ एस के कितना है? 2 है, -1, 3/2 -1, 3/2 मींस 1.5 -1, 1.5 -1 is the 0.5, means directly proportional to 0.5, means directly proportional to e to the power how much? Plus 1/2. So what is the density of state for 3D case? For 3D case, this is directly proportional to 1/2. अरे समझ में? Means which of the following option is correct? Epsilon to the power 1/2, epsilon to the power -1/2, epsilon to the power 0, epsilon square। But for 1D, 2D, 3D के लिए epsilon square ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये तीनों भी ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज रहेगी। कैसे? देखिए, सपोज मान के चलो आपने 2D ले लिया, तो 2D के लिए डायमेंशंस क्या रहेगा? 2 रहेगा। s मैंने अभी बोला कि s विल बी सेम फॉर 1D, 2D, 3D, तो 2/2 बनेगा। 2/2 is nothing but 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, तो e to the power 0। आ रहा है क्या ऑप्शंस? यस आ रहा है, बट दिस वन इज करेक्ट फॉर 2D, नॉट फॉर 3D। फॉर 1D के लिए क्या रहेगा? देखिए, तो 1D डायमेंशन इज 1, मींस 1/2 तो सेम फॉर 1D, 2D, 3D, तो 1/2 minus 1 मतलब 1.5, 1/2 means 0.5 minus 1, means 0.5 minus 1 is equal to -0.5, means or simply 1/2 minus 1 is nothing but -1/2, means e is directly proportional to e to the power -1/2। मतलब मैंने अभी बोला कि तीनों भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, बस डायमेंशन विल बी चेंज। फॉर 3D e to the power 1/2, 2D e to the power 0, 1D e to the power -1/2। Clear? Next, the temperature बोलिए now, the temperature T of a black body enclosed is doubled, मतलब टेम्परेचर जो है ब्लैक बॉडी का हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द एनक्लोज इंक्रीज बाय द फैक्टर, मतलब कितने फैक्टर से वो इंक्रीज करेगा। तो देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखिए, यह फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग है? देखिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के रिगार्डिंग है। तो एनर्जी का भी यह रिलेशन इंपॉर्टेंस होता है। यस, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4, entropy is directly proportional to T to the power 4, n is directly proportional to T to the power 4, like that pressure also, all power and temperature relation is important। अरे बात समझ में? मतलब n means number of particle, s E means energy। बस ये पावर याद रखिए, मतलब क्वेश्चंस किसके रिगार्डिंग पूछा है? नंबर ऑफ पार्टिकल के रिगार्डिंग पूछा है, एंट्रोपी के रिगार्डिंग पूछा है, या एंट्रोपी के रिगार्डिंग पूछा है। तो उन्होंने बोला कि टेम्परेचर T ऑफ द ब्लैक बॉडी एनक्लोज इज डबल्ड, मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? T2 is equal to suppose like that 2 times of T1। क्लियर? देन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, तो कैसे करेंगे? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? T to the power 3 है, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 3 हो जाएगा, ऐसा ना?
means N2 is directly proportional. T2 is equal to how much? 2 times of T1 means N2 is directly proportional. 2 to the power कितना रहेगा बोलिए? 2 to the power 3 means 8 T1 means N2 number of particle increase how many times? 8 times of or 8 factors increase by T1. Which of the following option is correct? 8 is correct one. आ रहा है समझ में? इससे पहले सिंपल याद रखिए n is directly proportional to s is directly proportional to e is directly proportional. बस पावर याद रखिए समझ में। एक बार पावर आपको याद होगी ना 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं आप। The rest mass of electron is m naught. Rest mass कितना है? m naught है। Rest mass is m naught. Rest mass कितना है? m naught है। Rest mass m naught है। Rest mass m naught. Rest mass कितना naught है? Then what is the relations? Mass increase होता है, decrease होता है, increase होता है। m is equal to gamma m naught. Sorry, reducing mass is equal to gamma m naught होता है। बात समझ में आ रहा है? m is equal to how much? Gamma m naught. मास इंक्रीज कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज हो तो गामा को मल्टीप्लाई करना होता है, कोई भी क्वांटिटी जो डिक्रीज होती है तो डिवाइडेड बाय गामा। लेंथ डिक्रीज होता है डिवाइडेड बाय गामा करिए, मास इंक्रीज होता है मल्टीप्लाइड बाय गामा करिए, एनर्जी इंक्रीज होती है मल्टीप्लाइड बाय गामा करिए। यस और नो इज लाइक दैट। मींस m is equal to how much? 1 upon under root 1 minus what is the gamma value? V square upon c square into m naught. What is the value of v? V is 0.6. This is equal to how much? 1 minus v square. V square means 0.6 square is how much? 0. 0. How much? 36 upon c square into c square. C square get cancel into m naught. Means m naught upon yes बोलिए अंडर रूट c square तो कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? 1 minus 0.36 and is equal to m. Then m is equal to how much? बोलिए 1 minus 0.36 तो m नॉट 6336 100 से माइनस करेंगे हम तो 64 हो जाएगा, मतलब 0.64 रहेगा। बात समझ में आ रहा है? 64 कैन बी रिटन एज m नॉट अपॉन दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 0.8। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.8? 0.8 into 0.8 is 64.64। ओके, तो अब मुझे बोलिए कि m नॉट अपॉन 0.8 कोई ऑप्शन है क्या? 0.8 वाला ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो आप सोचेंगे तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऐसा ना क्वेश्चन तो आप बोलेंगे ये गलत है, तो फिर क्या? क्वेश्चन तो जनरली गलत नहीं होता, ऐसा ना गलत होता आपको मार्क मिल जाएगी, लेकिन आप इस पे मत बैठे रहे कि यार ये गलत हो जाएगा मुझे मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अरे समझ में तो कुछ तो एडजस्ट करिए। सपोज मैंने ऐसे कर दिया कि एम नॉट अपॉन 0.8 को मैंने पॉइंट वाला कोई ऑप्शंस नहीं, इसलिए मैं पॉइंट क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। मैंने ऐसे कर दिया कि 8 into 10 to the power 1 ऐसा ना, लेकिन वो माइनस होगा, समझ में आ रहा है? वो माइनस हो रहेगा, मैं 10 to the power -1 ऊपर चला जाएगा तो होगा प्लस, मींस 10 upon 8 into m नॉट। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 बनेगा 4, 10 बनेगा 5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 5/4 m नॉट। अब बोलिए कि ये ऑप्शन जो है तो है कि नहीं है? यस, 5/4 into m नॉट, 5/4 m नॉट। यस, मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? 5/m नॉट। आपको मार्क्स 50% मार्क कहाँ है इस स्टेप के लिए? 0.8। आप बोलेंगे तो ये तो ऑप्शंस मैच ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी कुछ नहीं। 0.8 को हम लिख सकते हैं नहीं, 8 into 10 to the power -1 लिख सकते हैं। -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 upon 8 is nothing but 5/4। ओके, मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? 5/4। और सेकंड बात याद रखिए, तो रिलेट द रेस्ट मास ऑफ m नॉट व्हेन इट्स मूव्स विद वेलोसिटी। ये मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो m इज इक्वल टू मैंने क्या किया? तो गामा m नॉट लिखा।
ओके नेक्स्ट, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार। ओके, ये तो प्रॉपर्टी है। अरे समझ में, ये तो प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार बी बार क्रॉस सी, साइक्लिक हो ना, तो दिस आंसर इज इक्वल टू कितना होता है? तो दिस इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये याद रखिए, ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। द मेटालिक टंगस्टन हैज द बीसीसी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? द बीसीसी। तो उसमें हम मान के चलो कि लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो कौन से प्लेन से वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, तभी स्ट्रक्चर फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ में आ रहा है? तो एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न डज नॉट कंटेन द ब्रैग्स पीक करस्पॉन्डिंग, तो मतलब नीचे वाले प्लेन से किसमें हमारी लाइट जो है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इससे पहले क्या होता है कि स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एस इज इक्वल टू लाइक दैट एफ ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई एच के एल। ओके, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें हमें पता है कि बीसीसी के लिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंस होते हैं, एक सेंटर वाला पॉइंट होता है, एक कॉर्नर वाला पॉइंट होता है, लाइक 0,0,0 एंड 1/2,1/2,1/2। दिस टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशंस मिलेगा, h प्लस के प्लस यल, h प्लस के प्लस यल इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E1। जब हमें h प्लस के प्लस यल इज इक्वल टू E1 वैल्यू हो जाती है, तब हमारे पास s वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? h प्लस के प्लस यल इज इक्वल टू E1 हो तो s इज नॉट इक्वल टू 0, मीन स्ट्रक्चर फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। स्ट्रक्चर फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। स्ट्रक्चर फैक्टर एस वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो भी प्लेन रहेगा इससे हमारी लाइट जो है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सिंपल सी बात याद रखिए। तो एच के एल इज इक्वल टू हाउ मच? E1, तो स्ट्रक्चर फैक्टर इज प्रेजेंट। तो अब सिंपल ट्रिक यूज करिए, तो एच के एल जो भी प्लेन जो रहेंगे उसकी एडिशन जो है E1 रहेगी, हम हमारा पीक जो है तो प्रेजेंट रहेगा। देखिए 1 + 1 + 1, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हियर एडिशन इज इक्वल टू 3। क्लियर? मतलब दिस वन इज नॉट अलाउड in Bragg's, sorry, in BCC. Second one is a 2 0 0, मतलब addition is 2. Next 1 + 1 1 + 1 2, 2 + 0 is 2, मतलब here this addition is 2, E1 allowed. Here 2 + 0 + 0, मतलब here addition is 2 allowed. 2 + 2 + 2 6, this is E1 allowed, but here is 1 + 1 + 1 is not allowed. Clear? Means which of the following option is not correct? मतलब one plane not peak is getting, yes or no? मतलब इस प्लेन से हमारी लाइट जो है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सेम थोड़ा सा ट्रिक याद रखिए। विच वन? सपोज मान के चलो कि मेरे पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम हो तो ऑल प्लेन्स आर अलाउड, इसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन सेकंड जब हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर हो तो एक डायरेक्ट आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। कौन सा? कि ये जो भी प्लेन्स रहेगा उसकी एडिशन जो है स्केल वैल्यू की मुझे E1 मिलनी चाहिए। E1 हो तो स्ट्रक्चर फैक्टर नॉट इक्वल टू 0, तो पीक हमारे पास अवेलेबल रहेगा। जब हमारे पास एफसीसी सिस्टम हो तो इसमें विच वन इज इंपॉर्टेंट? ऑल आर E1 और ऑल आर ऑड? ऑल आर E1 और ऑल आर ऑड, और ऑल आर ऑड नंबर होने चाहिए। Like that, here 1 1 1 allowed, here 2 2 also allowed, because all are even, all are all. क्यों? क्योंकि यहाँ h प्लस के प्लस एल प्लस के ओ इवन होनी चाहिए, इसलिए ऑल आर इवन और ऑल आर और होनी चाहिए। अरे समझ में? मतलब h प्लस के इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, के प्लस एल प्लस एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इन विच केस? इन एफसीसी केस। अरे समझ में? इसलिए सिंपल वे, अब इससे मत याद रखिए h प्लस के इज इक्वल टू इवन, के प्लस एल इज इक्वल टू इवन, एल प्लस एच इज इक्वल टू, सिंपल याद रखिए ऑल आर इवन और ऑल आर ऑड्स। मिक्स आर नॉट अलाउड। इन विच केस? इन एफसीसी केस। इन बीसीसी मिक्स आर अलाउड। सॉरी, हियर इज सपोज 2 1 1 प्लेन हो तो उसके एडिशन 4 हो जाती, मतलब हियर मिक्स इज अलाउड, नो प्रॉब्लम। बट सिंपल थिंग्स, हियर एडिशन मस्ट बी इवन होनी चाहिए। देन विच peak is allowed? BCC peak is allowed. All are even or all are odd? All are odd, FCC peak is allowed। और ये सब प्लेन जो है तो FCC स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट हो गए। अरे समझ में? रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस।
Yes, up to here, any doubts, any questions? No. डेली कम्स अभी हम सेट एग्जाम तक डेली सेशंस ले लेंगे। इसमें जो है तो डेली मेरा टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चंस का। आज टुडे जो है तो फर्स्ट सेशन था, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं ले लिए, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी नहीं ले ली। बस थोड़ा एक्सप्लेन वाले जो क्वेश्चंस है वही ले लिया मैंने। अरे बात समझ में। लेकिन जब हम डेली 50 क्वेश्चंस ले लेंगे तो बहुत क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसमें आपको ये फायदा हो जाएगा कि मान के चलिए कि सपोज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो अभी ये बीसीसी के रिगार्डिंग पूछे और नेक्स्ट टाइम एफसीसी के रिगार्डिंग होगा, नेक्स्ट सिंपल क्यूबिक के रिगार्डिंग रहेगा, ये सब ना। इसीलिए वो बेसिक जो है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अरे बात समझिए, डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस, वरी अबाउट दिस वन। ये आपको एक बार पता हो गया ना तो क्वेश्चन कुछ भी चेंज करने दो। ये 2 थिंग्स या 3 थिंग्स आपको पता है तो सिंपल क्यूबिक के रिगार्डिंग हो, बीसीसी के रिगार्डिंग हो, या एफसीसी के रिगार्डिंग हो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना, अभी आपके पास टाइम कम है, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स, बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं। आपको एग्जाम क्रैक करना हो तो, आपको नॉलेज कमाना हो तो बहुत टाइम आपको लगेगा, आपको एग्जाम क्रैक करना हो तो बहुत कम टाइम लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप क्रीम ओरिएंटेड पार्ट करेंगे तो और भी एग्जाम निकाल सकते हैं, और भी टाइम गया नहीं है, और इतने जितना भी बचा हुआ टाइम है इससे आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास क्रीम पार्ट होना चाहिए, ये सर ना, तभी आप एग्जाम जो है तो वो क्लियर कर सकते हैं। ये सर ना, देखिए ये कंसेप्ट है, 1 बाय 1 कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा ना तो एग्जाम में तो वही तो कंसेप्ट आ जाए। कंसेप्ट तो नहीं चेंज हो सकते, प्रॉब्लम चेंज होगी, लेकिन कंसेप्ट थोड़ी ही चेंज होगी, ये सर ना। और कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो तो आप इस बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चंस भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसा ना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एग्जाम में मैंने लास्ट डे मतलब कल एग्जाम था, आज मैंने इवनिंग को सेशंस ले लिया, इसमें 3 क्वेश्चन एज इट इज आ गए जो भी बोर्ड पे लिखे थे। ये सब ना, मान के चलो किसी की एग्जाम्स 2 मार्क्स में गई है, 4 मार्क्स में गई है, ऐसा ना, ये लास्ट वाला एक सेशन भी कर ले लेते लास्ट वाला तो 6 मार्क्स मिल जाते। 2 मार्क में एग्जाम जाने वाले आदमी को 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 4 मार्क्स में जाने वाले एग्जाम वाले कैंडिडेट 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते, 6 मार्क कंप्लीटली एग्जाम क्रैक कर लेते। मतलब इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी, बस लास्ट वाला सेशन करना जरूरी था। बात समझ में आ रहा है? अब और भी देखेंगे लास्ट एग्जाम के बिफोर 1 डे वाला जो सेशंस है, इसमें 3 क्वेश्चंस जो थे, इससे पहले वाले भी में आ गए, इसके ऐसे नहीं बोल रहा बस 3 आ गए, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने कल एग्जाम था इससे पहले वाले दिन ले लिया, इसमें 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अरे समझ में, मतलब 1.5 घंटे में आप 6 मार्क्स मिला सकते हैं। क्लियर? यस, इसीलिए पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स। पीवाईक्यू नहीं करेंगे आप, बहुत नुस्खा रट्टा मार मार के पढ़ाई करेंगे तो ये भी आउटपुट प्रॉपरली जैसा देना चाहिए वैसा नहीं दे सकते, ऐसा ना। यस, आपको गाइडलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसमें मैं बहुत सारे ट्रिक्स बता सकता हूँ। देखिए मैंने बोला कि नहीं, आपको एक मतलब 3D के लिए पूछा था मैंने, 1D के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया, 2D के लिए एक्सप्लेन कर दिया, मतलब 2 एग्जाम का और एक्स्ट्रा पार्ट मैंने बता दिया आपको, ऐसा ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड विदाउट एक्सपीरियंस। हम विदाउट एक्सपीरियंस क्या करें, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड 3D के लिए करेंगे, नॉट फॉर 1D एंड नॉट फॉर 2D। सेकंड बात, मैंने ये भी बात बता दी कि यार सिस्टम 1D हो या 2D हो 3D हो, एस वैल्यू विल बी फिक्स। इसके लिए तो कोई बेसिक मैंने नहीं बता दिया, मैंने डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूले में बता दिया कि हाउ टू फाइंड आउट फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर 1D फॉर 2D फॉर 3D। यह कोई बेसिक बताया मैंने आपको नहीं, बस मैंने एक ट्रिक बता दिया। विच ट्रिक्स? रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस डी बाय एस, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डी बाय एस माइनस 1, या फ्रीक्वेंसी में हो जो भी हो रहेगा, फ्रीक्वेंसी हो तो न्यू डी अपॉन एस माइनस 1, या ओमेगा में होता तो ओमेगा डी बाय एस माइनस 1, इज लाइक दैट। अरे बात समझ में। तो ऐसे जब आप एक बार कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चंस, तो आप में तो कोई भी क्वेश्चंस आने तो अब 2 मिनट में आपको सॉल्व करना आएगा। अरे बात समझ में? यस, थैंक यू।